हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा है और उसके अंतर्गत पदार्थों के पृथक्करण की कुछ बेसिक विधियों को हमने जान लिया है। अब हम अगली विधियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिनका नाम है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन या हस्तचयन के द्वारा अलग करना संभव नहीं होता, जैसे कि चावल और दाल में धूल, मिट्टी के हल्के कण भी होते हैं, जिनको हम हाथों से चुन करके या फटक करके अलग नहीं कर सकते। तो हम इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे अलग करेंगे, आइए देखते हैं। हम इन सभी अन्नों को पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोते हैं। जब हम चावल या दाल में जल डालते हैं तो उन पर जो चिपकी हुई अशुद्धि जैसे धूल के कण और मिट्टी होती है, ये पानी में घुल जाती हैं। कुछ समय जब इनको हम रख देते हैं तब आप देखें क्या होता है। बर्तन की तली में चावल तो या दाल का जो दाना है वो तो डूब जाता है, लेकिन जो धूल के कण, मिट्टी के कण हैं वो ऊपर की ओर तैरने लग जाते हैं। इसके बाद पात्र को थोड़ा सा टेढ़ा करके उस जल को बाहर गिरा दिया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर जो भारी अवयव होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं और इस प्रक्रम को हम अवसादन कहते हैं। इस अवसादित मिश्रण को, इस पूरे विलयन को बिना हिलाए जल को मिट्टी के साथ उड़ेलने की, यानी कि अलग पात्र में डालने की यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप अंडरलाइन करें और इन्हें अपनी कॉपी में अंकित करें। अब हम ऐसे मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों के अवसादन और निस्तारण के द्वारा पृथक जो है उन्हें पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। अवसादन क्या है? भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना, और निस्तारण है ऊपर पानी के तल पर रहने वाली अशुद्धियों को पानी सहित उंडेलना, उसे निस्तारण कहते हैं। इसी सिद्धांत का जो यूज़ है वो हम द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में ला सकते हैं। ये ऐसे मिश्रण होते हैं जो आपस में घुलनशील नहीं होते, आपस में घुलते नहीं हैं, जैसे कि तेल और जल का मिक्सचर। तेल और जल का मिक्सचर बनाने पर हम देखते हैं तेल ऊपर की ओर तैरता है, जबकि जल जो है वो भारी होने के कारण नीचे वाले जो तल है उसके ऊपर रह जाता है। तेल की एक अलग जो पृथक लेयर है वो हमें साफ साफ दिखाई देती है। अब नीचे जो भारी जो जल है वो कौन सा पदार्थ कहलाया? वो अवसादित पदार्थ कहलाया, जबकि ऊपर जो तेल है वो निस्तारित पदार्थ कहलाएगा। इसे हम थोड़ा सा मोड़ करके, थोड़ा सा झुका करके और इस मिश्रण में से तेल को अलग कर सकते हैं, इसलिए इसे हम निस्तारण की विधि से अलग कर पानी और तेल दोनों को हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय को तैयार करने के बाद हम चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम एक छलनी की सहायता से इसे अलग कर लेते हैं। क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी नजर आती हैं? ऐसी छोटी छोटी पत्तियां या छोटे छोटे कण चाय में रह जाते हैं। चाय में से इस प्रकार से छन्नी में से चाय की पत्तियों को अलग करने का जो प्रक्रम है उसे हम बोल सकते हैं निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। तो चाय में से अशुद्धियों को अलग करने की विधि का नाम क्या हो गया? निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। इसका उपयोग पीने के पानी में से जो है गंदगी को अलग करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर और भी कई ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जो घुलनशील होती है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। तो ऐसी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम कौन सा उपाय अपना सकते हैं, इसके आगे हम अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 5 में तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। पंकिल जल का मतलब होता है अशुद्ध जल जिसमें थोड़ी सी मात्रा में कीचड़ या कुछ भारी कण हो, जिसके कारण वो जल शुद्ध ना हो। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी सी हमें मिट्टी डाल देनी है और इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। जब हम आधे घंटे के बाद इस जल को देखेंगे तो हमें पानी नीचे की ओर दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर मिट्टी की एक पृथक परत हम आसानी से देख सकते हैं। ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। इस पानी को हम बिना हिलाए इस गिलास को थोड़ा तिरछा करके अलग प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार के प्रक्रम को भी हम निस्यंदन कह सकते हैं। अब हम
इस जल को एक कपड़े की सहायता से भी छानने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में कुछ बुने हुए धागों के बीच में छोटे छोटे छेद या फिर रंध्र होते हैं और इन छिद्रों के माध्यम से पानी के जो कण हैं वो निकल जाते हैं, परंतु मिट्टी के कण या धूल के कण ऊपर रह जाते हैं। तो इस विधि को भी हम निस्यंदन के रूप में आसानी से देख सकते हैं। अब पानी को हमने 2 बार छान लिया है। एक बार हमने छलनी से छान लिया, तिरछा करके छान लिया और कपड़े में से छान लिया। यदि जल अब भी गंदा होता है तो ऐसी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम फिल्टर पेपर का जो है उसकी सहायता हम ले सकते हैं। फिल्टर पेपर में बहुत बारीक छिद्र होते हैं। इसमें होने वाले जो छेद हो रहे वो इतने अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिसमें से बची हुई अशुद्धि को भी छाना जा सकता है। फिल्टर पेपर को चित्रानुसार शंकु के रूप में मोड़ा जाता है और एक कीप बना ली जाती है। इस कीप को एक स्टैंड में रखकर ऊपर से इस पानी को डाला जाए तो सारे पानी में से शुद्ध जल नीचे बीकर में आ जाएगा और जो बचे हुए अशुद्ध कण हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीज और जो ठोस कण हैं वो पृथक कर लिए जाते हैं। पनीर बनाते समय पनीर में से भी इसी प्रकार मलमल के कपड़े में पनीर को रख कर के उससे सारा द्रव अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से इन सभी प्रक्रियाओं में हम निस्यंदन की विधि को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। अगली विधि है वाष्पन विधि। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालना है और अच्छी तरह से हिलाना है। नमक जल में पूरी तरह से घुल जाएगा। क्या आप इस पूरे विलयन में से नमक को अलग कर सकते हैं? इसके लिए हमें इस बीकर को एक स्टैंड वाले स्टोव पे रखना है और इसे गर्म करना है। पूरा पानी वाष्पीकृत होगा और वेपोराइजेशन के कारण, वाष्पन की क्रिया के कारण ऊपर उड़ जाएगा और पात्र में हमें केवल नमक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से वाष्पन की प्रक्रिया के माध्यम से हम जल को वाष्प में बदल देंगे और पात्र में नमक को प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात से हमें ये बात भी पता चलती है कि नमक का जो निर्माण है वो इसी प्रकार से होता है। समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण होते हैं, जिसमें से साधारण नमक भी एक प्रकार का लवण है। समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भर के छोड़ देते हैं जिससे सूरज का प्रकाश इन पर पड़ता है, पानी गर्म होता है और धीरे धीरे वाष्प में बदलता है और वायुमंडल में मिल जाता है। शेष बचे हुए जो ठोस है, सारा जो नमक है वो नीचे की ओर बच जाता है, जिसके बाद में इसको फिल्टर करके, इसको साफ करके इससे साधारण नमक या खाने का जो सॉल्ट है वो हमें प्राप्त हो जाता है। अब बारी आती है अगले पॉइंट की, जिसका नाम है पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में पढ़ा है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता, कई बार हमें 1 से ज़्यादा विधियों का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्रियाकलाप 7 में हम देखेंगे। रेत और नमक का मिश्रण लेंगे। आप बताइए, रेत और नमक के मिश्रण को हम कैसे अलग कर पाएंगे? रेत को, नमक को हम चुनकर अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को हमें एक बीकर में रखना है और इसमें हमें जल मिलाना है। जल मिलाने से जो नमक है वो उस पानी में घुल जाएगा, जबकि रेत नहीं घुल पाएगी, लेकिन वो जो रेत है वो बीकर की तली में बैठ जाएगी। इस पात्र को थोड़ा सा टेढ़ा करके हम जल में घुले नमक को एक अलग पात्र में निकाल लेंगे और शेष पात्र में रेत रह जाएगी। तो इसे हम निस्यंदन विधि के माध्यम से, इस विधि से हम जल और नमक के मिश्रण को अलग प्राप्त कर रहे हैं और रेत के मिश्रण को अलग प्राप्त कर रहे हैं। अब हमें उस द्रव से नमक को भी अलग करना है, तो हम इस पूरे द्रव को, इस नमक और जल के मिश्रण को किसी पात्र में या केतली में भर करके इसे ढक्कन से बंद करेंगे और कुछ समय तक इसे गर्म करेंगे। केतली की जो ये टोंटी होती है, आगे का जो भाग है नलिकाकार, इससे सारा वाष्प ऊपर की ओर उड़ेगा। इसके ऊपर धातु की प्लेट रख देने और उसके ऊपर ठंडी बर्फ रख देने से ये तुरंत वाष्पीकृत होगा
उस प्लेट से टकराएगा और ठंडा होकर दूसरे पात्र में बूंदों के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जबकि इस केतली में नमक के वो कण बचे हुए रह जाते हैं। इस प्रकार से हम दो विधियों का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। पहला वाष्पन और दूसरा संघनन। वाष्पन कहाँ हुआ? वाष्पन हुआ इस पात्र में से नमक मिले हुए जल में से जल को वाष्पीकृत करना, ये वाष्पन की क्रिया हुई। बाद में प्लेट से टकरा करके ये वाष्प ठंडी हुई और पानी की बूंदों में बदल गई, ये विधि हो गई संघनन। यहाँ पर इस विधि में हमें दो प्रकार की विधियों के माध्यम से इस पदार्थ का पृथक्करण करना पड़ा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में हमें तीन प्रकार की विधियों को काम में लेना पड़ा। पहला निस्यंदन, दूसरा वाष्पन तथा तीसरा संघनन। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? आइए इसका भी हम अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए हमें एक बीकर या एक कांच का गिलास लेना है। 1 चम्मच नमक, जल इत्यादि की हमें आवश्यकता होती है। आधे कप जल को बीकर में डालना है या एक गिलास में डालना है। 1 चम्मच नमक डाल करके इसे तब तक हम मिलाएंगे जब तक ये नमक पूरी तरह से घुल नहीं जाता। जैसे ही पूरा नमक घुल जाए तो एक बार और 1 और चम्मच नमक भर करके इसे पूरा मिला लीजिए। इस क्रिया को तब तक करना है जब तक कि पानी में नमक घुलता रहता है। जब तक ये घुल रहा है, यानी कि इसमें और नमक घोलने की क्षमता है, यह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब थोड़ा सा नमक डालने के बाद वो नमक पानी में घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि इस जल में अब और ज़्यादा नमक नहीं घुल सकेगा। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अर्थात पदार्थ की ऐसी मात्रा जब वह दूसरे पदार्थ में और घुलना बंद कर दे उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे, और जब तक वो उस पदार्थ में मिल रहा है उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि हम इसी विलयन को, जब यह विलयन नमक की और मात्रा को घोल नहीं पा रहा है, यदि हम इस पात्र को गर्म करने के लिए गैस पर रख दें तो हम ये भी पाएंगे कि नमक पुनः घुलना शुरू हो जाता है। इसका क्या कारण है? पदार्थ को गर्म करने से जो विलयन है उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, इसमें और ज़्यादा मात्रा घोली जा सकती है। ऐसा ही जो सेम क्रियाकलाप है हम चीनी के माध्यम से भी दोहरा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सीखा है कि पदार्थ को द्रव में घोलने से एक विलयन बनता है। यदि विलयन में अन्य पदार्थ और न घुले तो यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर हमें अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।